नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए। आपको अच्छे से पता है सोमवार से लेकर शनिवार तक रेगुलर क्लास होती है डेली रात को 8 बजे। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को लेके, और आप देख पा रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये हमारी 14th नंबर की क्लास है, 14वें नंबर की क्लास है। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है। जो भी स्टूडेंट अगर पहली बार क्लास देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर पीछे की क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं और पीछे जो चीजें कवर की जा चुकी हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना देरी किए। आपके अपकमिंग एग्जाम आरपीएफ का एग्जाम है, तो ध्यान रखिएगा, इसको रिवीजन अच्छे से करते रहें। पहला प्रश्न है आपके सामने, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो डीपीएसपी है, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है वो है डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का जो प्रावधान है, डीपीएसपी की जो संकल्पना है, ये हमने किस देश के संविधान से कॉपी की है? तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से ली है। कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है ये डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट। अब डीपीएसपी के बारे में अगर हम बात करें तो डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 में आती है। डीपीएसपी भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आती हैं और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आपके 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 31 तक आपके डीपीएसपी से रिलेटेड आर्टिकल हैं। और ये जो डीपीएसपी हैं ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं। नॉन जस्टिसिएबल हैं, ठीक। यानी कि इनका उल्लंघन सरकार अगर करती है, यानी कि सरकार अगर किसी भी डीपीएसपी को लागू नहीं करती है कानून बनाकर, तो हम कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ने का मकसद है कि देश को वेलफेयर स्टेट बनाना, देश को वेलफेयर स्टेट बनाना, कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या है? कल्याणकारी राज्य बनाने की परिकल्पना की गई है डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए, डीपीएसपी के जरिए। अब क्या है ये? तो एक दो एग्जाम्पल देके आपको मैं बताता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 36 आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, तो यहां देखेंगे जैसे 36 और 51 के बीच में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि गांव में पंचायत का गठन होना चाहिए, गांव में पंचायतों का गठन होना चाहिए, ऐसा डीपीएसपी में बोलकर छोड़ दिया गया। अब डीपीएसपी क्योंकि कोई कानून तो है नहीं, ये तो डायरेक्शंस हैं, निर्देश हैं, एडवाइस हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गवर्नमेंट को कि सरकार कोशिश करे कानून बनाकर डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने की, जिससे लोगों का भला हो सके, स्टेट एक वेलफेयर स्टेट बन सके। तो वहीं देखो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd नाम का अमेंडमेंट हुआ। 73rd नंबर का अमेंडमेंट सरकार ने किया 1991-2 में, है ना। तो इसके जरिए 73वें संविधान संशोधन के जरिए जो है पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई, यानी कि गांव में पंचायत, सरपंच, प्रधान के चुनाव होने लगे। तो अब हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 40 डीपीएसपी का लागू हो गया है। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो कुछ लागू हो गई हैं, कुछ आगे होनी है, लेकिन सरकार की शिकायत नहीं कर सकते अगर लागू न करें तो, है ना भाई। किसी सरकार के पास बहुत ज्यादा फंड है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास है। तो यहां देखो, जो जब करना चाहे तब करेगा, लेकिन आगे करना ही है उसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हु अमोंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं,
तो शुरुआत में यानी कि इनिशियल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या थी टोटल 8। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या थी 8, जिसमें से इन 8 में से एक होता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक होता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 7 होते थे अन्य जज, 7 होते थे अन्य न्यायाधीश। ठीक है, 7 होते थे अन्य न्यायाधीश। लेकिन ये तो शुरुआत की बात है जब सुप्रीम कोर्ट बना 1950 में। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है, अभी वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में ध्यान रखना मैक्सिमम 34 जज हैं। 34 में से एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 33 अदर जजेस होते हैं, 33 अदर जजेस होते हैं। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या अदर जजेस हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, CJI, ये राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, पद पर नियुक्त किया जाता है। तो बी आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात आती है वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना, ये वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का है, इनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का है। नवंबर से शुरू हुआ है, नवंबर में ये बने थे, नवंबर 2024 में, नवंबर 2024 में बने थे। कब तक चलेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 2025 तक चलेंगे ये। ऐसा क्यों कि कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है। तो ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65 साल, तो ये 64.5 साल के ऑलरेडी हो गए थे तब इन्हें बनाया गया है। तो मात्र 6 महीने बचे हैं इनको रिटायर होने में, तो 6 महीने का ही कार्यकाल है इनका, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें हम, भारत के जीडीपी की गणना कौन सा संस्थान करता है। इंडिया में जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गणना की जाती है, तो वो कौन करता है, तो ध्यान रखना यहां पे देखो, ये पिछले साल, बहुत साल पहले प्रश्न पूछा गया था, इसलिए यहां पे CSO है, लेकिन अब आंसर होगा इसका NSO, अब आंसर होगा NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, ये करता है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा जीडीपी। अब जीडीपी होती क्या है, तो देखो भाई, जीडीपी की जब हम बात कर रहे हैं तो जीडीपी का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, यानी कि भारत में वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का अंतिम मूल्य यही जीडीपी कहलाता है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो मंत्रालय का नाम है MOSPI। मंत्रालय कौन सा है, MOSPI, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। करंट में मॉस्पी मंत्रालय, इसे मॉस्पी बोलेंगे, मॉस्पी मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो करंट में मंत्री हैं इसके राजा राव इंद्रजीत सिंह। कौन, राजा राव इंद्रजीत सिंह, ये करंट में मिनिस्टर हैं भारत सरकार में मॉस्पी मंत्रालय के। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए
मेथड इस्तेमाल होते हैं भारत में, जैसे कि उत्पादन विधि यानी कि प्रोडक्शन मेथड, दूसरा आय विधि यानी कि इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 तरीके हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के जो भारत में प्रचलित हैं, ध्यान रखेंगे आप। आगे, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो देखो भाई, सरकार जो है कुछ फसलों पर एमएसपी डिसाइड करती है। एमएसपी का मतलब होता है कि किसानों को ये फसल बोने से पहले ही सुनिश्चित कर दिया जाता है कि आपकी जो फसल होगी उसको कम से कम इतने दाम पर, इतने भाव पर हम खरीद लेंगे, सरकार खरीद लेगी उसको। तो किसान निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो अगर हमारी फसल खेतों में से उठकर आती है और उस समय अगर बाजार में भाव मंदा रहता है, कम रहता है, तो हमें लॉस ना हो। तो सरकार ने ये जो सुनिश्चित किया है, तो कम से कम इस बात को लेकर हम चिंतित नहीं होंगे कि हमारी फसल के कम दाम मिलेंगे। जितना सरकार ने बोला है उतने तो मिल ही जाएंगे, तो हम अपना आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि इतना पैसा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो वो होता है एमएसपी। तो प्राइस गारंटेड बाय गवर्नमेंट टू फार्मर, किसानों को सरकार के द्वारा जो प्राइस की गारंटी दी जाती है फसल खरीदने के लिए, वो उसे कहते हैं एमएसपी, उसे कहते हैं एमएसपी। ध्यान रखना, ठीक है। कृषि मंत्रालय, ये आएगा आपका कृषि मंत्रालय के अंडर में आएगा। और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है भारत सरकार में, तो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ये अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री है ये, है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो हमें पता है आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई। आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई। किस अधिनियम के बिहाफ पे हुई, तो आरबीआई अधिनियम, आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर 1935 में स्थापना हो जाती है। 1935 में स्थापना हो जाती है। ठीक है भाई, अब आप समझ रहे हैं 1934 का टाइम यानी कि प्री इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले का समय है ये। बाद में आके देखो, जब स्थापना हुई तब इसका हेडक्वार्टर कहां पे था, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर था, तो आरबीआई का मुख्यालय था दोस्त कहां, कलकत्ता। आरबीआई का मुख्यालय कहां था, कलकत्ता में था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ फिर 1937 में ठीक 2 साल बाद हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर दिया गया। हेडक्वार्टर शिफ्टेड टू मुंबई। हेडक्वार्टर कहां आ गया, मुंबई आ गया। ठीक है, उसके बाद 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया जाता है। आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया जाता है, यानी कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, यानी कि अब ये सरकारी बैंक हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आरबीआई 1949 में सरकारी बैंक बन जाती है और भारत की केंद्रीय बैंक बन जाती है। ये भारत की केंद्रीय बैंक बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आरबीआई है क्या, तो आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। आरबीआई क्या है, आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट। आरबीआई इज अ रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मुद्रा बाजार को रेगुलेट करने का काम करती है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। कौन है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के करंट गवर्नर हैं। संजय मल्होत्रा से पहले कौन था, शक्तिकांत दास थे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे।
आगे, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भाई आसान सवाल है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये देखिए आप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विच माउंटेन रेंज, यहां पे देख लो, अगर क्लियर ना हो तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा कौन सी है? एक बार मैं ड्रॉ करके बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये तो है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 23rd एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, और ये है आपका 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउदर्न पोल हो गया, तो ये नॉर्थ की साइड कही जाएंगी ये दोनों, है ना। और इसके नीचे एक लाइन होती है, वो 23rd एंड हाफ डिग्री साउथ हो गई, क्योंकि ये साउथ की तरफ है, और ये 66 एंड हाफ डिग्री साउथ हो गई, है ना। और ये जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच वाली लाइन है, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलेंगे? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। और इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको बोलेंगे क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, इसको बोलेंगे आर्कटिक सर्किल, ठीक है। और वहीं नीचे ये हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा, और ये हो गया अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल यानी कि अंटार्कटिक व्रत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। विच माउंटेन पास कनेक्ट श्रीनगर टू लेह, कौन सा माउंटेन पास है, दर्रा है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो जोजिला पास है। कौन सा है? जोजिला पास, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेह से श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला पास, याद रखेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बताओ भाई जल्दी, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? 8वां सवाल आपके सामने। तो देखो, नर्मदा, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये है आपका अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती है? तो वो है नर्मदा। नर्मदा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बाकी सभी महानदी गोदावरी और कृष्णा बंगाल की खाड़ी में फ्लो करती हैं। द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 इज ऑफन रिफर्ड टू एज द ब्लैक एक्ट। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर इट्स वाइड स्प्रेड अपोजिशन? देखिए, इतिहास में आपने पढ़ा होगा रॉलेट अधिनियम के बारे में, रॉलेट कानून के बारे में। तो ये 19 जनवरी 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट में क्या था कि सिर्फ संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। अंग्रेजों ने ऐसा कानून बना दिया कि सिर्फ संदेह हो किसी पे, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस चीज का भारतीय लोगों ने विरोध किया कि ये कौन सी बात हो गई कि आपको हम पे संदेह और आप गिरफ्तार करके ले जाओगे। तो इसी का विरोध हुआ, इसी चीज का विरोध हुआ, ठीक है। यानी कि इट अलाउड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमे के हिरासत में लेने की अनुमति देता है ये काला कानून। तो अंग्रेज, वो भारतीय लोगों ने इसे काला कानून कहा, है ना। उसके बाद तो ये 6 अप्रैल को हो गया, है ना। 6 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल
10 अप्रैल से जो है जलियांवाला बाग वहां पे लोग इकट्ठा होने लगे, है ना, विचार विमर्श करने लगे। उसके बाद 13 अप्रैल को क्या होता है, वहां का जो गवर्नर था अंग्रेजों की तरफ से जनरल डायर, वो अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है और लोग मारे जाते हैं। तो इसी को लेकर जो है इसका विरोध होता है और लोग मारे जाते हैं, तो अपोज्ड करते हैं इसको, ठीक है। Who among the following was responsible for establishing the All India Harijan Sangh in 1932 to uplift the marginalized community? हरिजन संघ की स्थापना क्यों हुई? जो निचले समुदाय को ऊपर उठाने की बात कर रहा है, किसके द्वारा की गई हरिजन संघ की स्थापना? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। The power to initiate the process of impeachment of the President of India lies with which of the following? भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया किस सदन में पेश की जाती है, किस सदन में शुरू की जाती है? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। ये इम्पीचमेंट प्रोसेस किस सदन में स्टार्ट की जाती है? तो लोकसभा में केवल, गलत। राज्यसभा में केवल, गलत। ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, तो सी आंसर हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया? भारत में अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र को खत्म करना है, भारत में अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र को खत्म करना है, तो कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? कौन ऐसा कर सकता है? बताओ भाई, कौन ऐसा कर सकता है? ध्यान से बताएंगे, कौन ऐसा कर सकता है? अगर किसी को खत्म करनी है बॉडी, तो कौन ऐसा कर सकता है? बताएं, कौन कर सकता है? तो ध्यान रखना, डीलिमिटेशन कमीशन। कौन करेगा? डीलिमिटेशन कमीशन ऐसा कर सकता है। ध्यान रखेंगे, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खत्म करना है तो डीलिमिटेशन कमीशन ऐसा कर सकता है, यानी कि परिसीमन आयोग, ठीक है भाई। अब बात आती है व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो आप समझिए, डिसइन्वेस्टमेंट जो वर्ड है वो किसके अपोजिट है? वो इन्वेस्टमेंट के अपोजिट है, इन्वेस्टमेंट के अपोजिट है। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जब अपनी संपत्ति बेचकर या अपना हिस्सा बेच दिया जाए सरकार के द्वारा, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ध्यान रखना, सेलिंग गवर्नमेंट स्टेक इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सरकारी कंपनीज में सरकार अगर अपना हिस्सा बेच देती है, बदले में उसके पैसे आ जाते हैं उसके पास, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। लेटेस्ट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं एयर इंडिया का। तो एयर इंडिया जो है गवर्नमेंट की कंपनी थी, लेकिन एयर इंडिया को बेच दिया गया, तो यानी हम कह सकते हैं कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना। तो कुछ शेयर बेचना उसे डिसइन्वेस्टमेंट, और पूरी तरह से कंप्लीटली मैनेजमेंट भी सौंप देना, तो वो हो जाएगा आपका प्राइवेटाइजेशन। तो एयर इंडिया तो पूरी तरह से बेच दी है, प्राइवेटाइज कर दी है। अब गवर्नमेंट क्या है, बहुत सी कंपनीज में 20% हिस्सेदारी बेच रही है, किसी में 25% बेच रही है, तो इसे बोलेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। पूरी तरह से बेच देना निजीकरण हो गया उसका, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें हम, एफडीआई स्टैंड्स फॉर, तो एफडीआई स्टैंड्स फॉर क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। क्या कहेंगे इसको? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको क्या कहेंगे? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जिसका मतलब है विदेशों से जो पैसा आता है, इसका मतलब है विदेशों से अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आता है, तो उसे कहते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। उसे क्या कहेंगे? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखेंगे, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफडीआई बहुत जरूरी है। एफडीआई आता है तो इंडिया में पैसा तो आता ही है, साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है, और
सरकार को टैक्स भी मिलता है और टेक्नोलॉजी भी भारत में आती है दूसरे देश से, तो फायदा ही फायदा है। इसलिए सरकार हमेशा प्रयास करती है कि एफडीआई भारत में आए। हाल ही में एग्जाम्पल आपको देता हूं मैं, 24 और 25 फरवरी 24 और 25 फरवरी यानी कि आज और कल मध्य प्रदेश में, एमपी में इन्वेस्टमेंट समिट हुई है। इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, चल रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज उद्घाटन किया होगा, है ना, शुरुआत की है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को दुनिया के अलग अलग देशों से बड़े बड़े लोग, इन्वेस्टर्स आए हुए हैं, तो उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। लुभाना इन द सेंस, जो फैसिलिटी मध्य प्रदेश सरकार देना चाह रही है वो उन्हें बताई जाएगी और फिर ये लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे मध्य प्रदेश में। तो इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। ठीक है भाई। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है? तो आप समझिए, इन्फ्लेशन का जनरली मीनिंग होता है जब प्रोडक्ट की प्राइस राइज हो जाए, यानी कि इंक्रीज इन प्राइसेस, जब कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। इन्फ्लेशन को हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो एक इस्तेमाल होती है भारत में मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि आरबीआई के द्वारा, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की, और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी, यानी कि राजकोषीय नीति। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है। ठीक है, ये है। और बाकी तीसरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रयास किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए और मस्त इस बार सिलेक्शन लेना है आपको, 2025 खाली नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।